बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नंबर थ्योरी को देखेंगे। आज के टॉपिक में एक क्विक रिव्यू करेंगे नंबर थ्योरी का। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों को मिले हुए हैं, उनके अलावा भी मैंने कुछ एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं, वो एंड पे मैं डिस्कस करूँगा। वो यूनिवर्सिटीज़ के एमसीक्यूज़ हैं, पास पेपर्स हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो शुरू में मैं ये जो कॉलेज ने प्रोवाइड किया वो वाले एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो वाले एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो एट द एंड मैंने पास्ट पेपर्स में से उठाए हुए हैं। पहले देख लें, एक्लिडियस और एल्गोरिथम इज़ यूज्ड टू फाइंड। एक्लिडियस एल्गोरिथम जो होता है वो किस लिए हमें इस्तेमाल करते हैं फाइंड करने के लिए? वो जीसीडी ऑफ 2 नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 नंबर्स का वो हम फाइंड आउट करते हैं, यूज़ करते हैं थ्योरम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड एक्लिडियस थ्योरम? ऑब्वियसली उसके नाम से ही जाहिर है, ठीक है, जिसने इस थ्योरम को इन्वेंट किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 इज़ द GCD of 16 and 12. What is the GCD of 12 and 4? GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कह सकते हैं, इसको हम HCF भी इन अदर वर्ड्स कहते हैं। तो हमारे पास 12 का और 4 का जो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आएगा वो भी हमारे पास यही आएगा 4। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन थ्योरम? यूक्लिडियस थ्योरम की एप्लीकेशन कौन सी नहीं? देखें, यूक्लिडियस थ्योरम की मैं यहाँ पर साइड पे आपको उसका यूक्लिडियस थ्योरम की ये स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ और उसमें उसके यूजेस भी सारे के सारे लिखे हुए हैं और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए, आप देखेंगे कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये उसमें शामिल नहीं है, उसमें ये चीज़ जो है ये भी शामिल होगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए भी हम यूक्लिडियस थ्योरम को यूज़ करते हैं। परफॉर्मिंग डिवीजन इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक के लिए भी हम यूज़ करते हैं और सॉल्विंग डायफेंटन इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिडियस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम इस्तेमाल नहीं करते सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और दूसरे मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला एटसेट्रा। जीसीडी ऑफ 2 नंबर इज़ 1। अगर 2 नंबर्स का जीसीडी 1 है, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? उन नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे। ठीक है, को प्राइम के अलावा भी एक लफ्ज़ यूज़ होता है रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, ये भी इसी के लिए यूज़ होता है। तो को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम भी उसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट लीस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 प्लस एंड 20? इन चारों का लीस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर हमने ढूंढना है। लीस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर का मतलब ये कि इन चारों का एलसीएम पहले आप लें और उस एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब आप करते जाएंगे तो 1440 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब उसने साथ में कहा हुआ 21 इज़ द रिमाइंडर भी होना चाहिए, तो इसमें जब आप 21 ऐड करेंगे, देखिए 1440 भी ऑप्शन में है लेकिन दैट इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। 21 इसमें ऐड करें यू विल गेट 1461। तो ये स्टेटमेंट को ज़रा आपने समझना है, स्टेटमेंट को गौर से देखना है और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। विदाउट स्टेटमेंट के नहीं देख सकते आप इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? देखिए, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जो अपनी टेबल में डिवाइड हो जाए, जिसके 2 डिवाइज़र हों, वन इज़ 1 एंड अदर इज़ इटसेल्फ। तो इसके 2 डिवाइज़र हैं, इसके 2 डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 से ही स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ द जीसीडी ऑफ 8 एंड 12? 8 और 12 का जीसीडी जो होगा वो हमारे पास 4 होगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी क्लियर। 4 इज़ द नंबर विच डिवाइड्स द 8 एंड 12 आल्सो। 2 इज़ आल्सो द नंबर, ठीक है, बट दिस इज़ लीस्ट। वो जीसीडी द ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इसमें जो होगा वो दैट विल बी द 4 और हाईएस्ट HCF भी इसको बोल देते हैं समटाइम छोटी क्लासेस में। उसको समझने के लिए अगर आप देखना चाहें तो उसको ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ को प्राइम? को प्राइम यानी कि जिनका जीसीडी 1 हो। ठीक है, को प्राइम हम उसे कहते हैं जिसका जीसीडी जो है वो इज़ इक्वल टू 1 हो। अच्छा, यानी कि कॉमन उनमें से सिर्फ 1 है और कुछ नहीं। देखें, ये दोनों इवन नंबर है तो इसका तो जीसीडी 1 नहीं हो सकता। ये दोनों इवन नंबर है, जीसीडी 1 नहीं हो सकता। इवन नंबर है, 2 कॉमन आ रहा है ना भाई दोनों में से, तो जीसीडी 1 नहीं हो सकता। ये देखें, एक 9 है, एक 21 है, 9 है और 20, और इसमें सब देखें एक इवन एक ऑड हो गया,
वो बात अलहदा है। समटाइम्स उसमें से भी कॉमन आ जाता है, जैसे कि 12 एक नंबर आ जाए और 3 एक नंबर आ जाए, दोनों में से जीसीडी क्या आएगा, दोनों का जीसीडी वो 1 नहीं है, वो 3 आएगा। ठीक है, तो एक ये 9 है और एक 28 है, तो दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के, तो ये वो हमारा आंसर है। तो ये वो को प्राइम नंबर होंगे या ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। व्हाट इज़ द जीसीडी ऑफ, इसको मिटा देता हूँ, व्हाट इज़ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ए और बी के जीसीडी को कैसे लिखा जाता है, जीसीडी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये हमारे पास, और ये मैं आपको स्क्रीनशॉट नीचे शेयर भी कर रहा हूँ, उसमें लिखा भी हुआ है जीसीडी को हम कैसे लिखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ डायफॉन्टिक इक्वेशन, डायफॉन्टिक इक्वेशन के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, जो ये सोल्यूशन है ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में आता है। डायफॉन्टिक इक्वेशन होती क्या है, डायफॉन्टिक इक्वेशन मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 3x + 4y इज़ इक्वल टू, अगर ये आपके पास दिया हुआ 7, ठीक है, तो इसमें आपने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी होती है, सोल्यूशन निकालनी होती है और इंटेग्रल वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो ये बड़ा एक डायफॉन्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये जो मेथड है, जो यूक्लिड्स वगैरह ने दिया हुआ मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, यानी कि एक इक्वेशन में से आप 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते होते हैं। ठीक है, और वो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल, 3 × समथिंग +1 आ जाएगा आपके पास, और जब ये 1 आ जाए आपके पास तो देखिए रिमाइंडर 1 इज़ इक्वल टू, इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिखेंगे 1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 1 लिख सकते हैं इसको, और -3 टाइम्स 1। तो ये देखें अब 1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 1, और माइनस का साइन हटा के वो अंदर ले जाएं, 3 टाइम्स -1 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 7 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन गौर से देखिए क्या बनेगी, 7 से इसको 7 को मल्टीप्लाई करूँ 7 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × 7, और इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई करूँ +3 × -7। अब ज़रा दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लें, यहाँ पर x था 3 के साथ, यहाँ पर 3 के साथ क्या आ गया, यहाँ 4 के साथ y था, 4 के साथ क्या आ गया, और 7 की जगह देखें 7 आ गया। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू हमारे पास -7 आ गया, और y इज़ इक्वल टू +7। ये हमारे पास एक इक्वेशन से 2 आंसर निकला है। तो ये डायफॉन्टिक इक्वेशंस हैं, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ठीक है, कि भी एक जो आपके पास आ जाए, ये बड़े वाला जो कोफिशिएंट है उसको लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर कोफिशिएंट। 3 के साथ देखिए मैंने बड़े कोफिशिएंट को स्मॉलर कोफिशिएंट के साथ इस तरह करके लिखा, प्लस सम कांस्टेंट करके। ठीक है, तो ये देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें और प्लस क्या करें तो वो उसके बराबर आ जाए। जब यहाँ पर 1 आ जाए, ये प्रोसीजर आगे चलता जाता है, वो समटाइम्स ये 2-3 स्टेप हमें मज़ीद करने पड़ते हैं, ये तो पहले में ही सॉल्व हो गया, तो ये चलता जाता है। तो इस वजह से ये हमारा जल्दी सॉल्व हो गया, मैंने एक एग्जांपल ही छोटी सी आपके लिए ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अच्छा, यहाँ तक तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपको जो मिले हैं कॉलेज की तरफ से। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस हैं थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और थोड़ा ये पास पेपर्स में से मैंने उठा के दिए हैं कि यूनिवर्सिटी का एक पेपर मेरे हाथ लगा था, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठा के दिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन इज़ यूज्ड, फाइनाइट इंडक्शन इज़ यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग। फाइनाइट इंडक्शन के मेथड में याद हो अगर आपको, हम 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, फिर k पुट करते हैं, फिर k+1 पुट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं और k+1 तक हम जाते हैं, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सिर्फ होता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन जो है वो किस लिए, कहाँ पर यूज़ होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही यूज़ होता है, और कहीं और किसी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, उस पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इफ़ बोथ इंटीजर्स a एंड b आर 0 देन GCD इज़, जब a भी 0 हो और b भी 0 हो जाए तो उनका GCD अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये हमारे पास एक नंबर है 3 और ये हमारे पास एक नंबर है 6, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डिवाइड्स 6। तो मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पर 0 0 आ जाए तो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि इस 3 को, वो जो हमारे पास GCD आया, इसका GCD क्या आया 3, GCD इज़ इक्वल टू 3 आ गया ना।
अब देखें इसका मतलब ये है कि हम ये वाला 3 ओवर GCD लिख सकते हैं, यू विल गेट एन इंटीजर। ये वाला 6 ओवर GCD कितना है 3, ये लिख सकते हैं, यू विल गेट एन अदर इंटीजर। क्लियर है। लेकिन इसका अगर GCD समटाइम्स वो स्टूडेंट कहता है कि सर GCD में से ग्रेटेस्ट कॉमन तो वो 0 ही आ रहा है, तो कैन आई राइट 0 ओवर 0 इट विल गिव यू सम इंटीजर? नहीं दे सकता ये आपको कोई भी इंटीजर। ठीक है, इस 0 को ये वाला 0 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और जो आपका आंसर आया था ये 0 ये मैंने नीचे लिख दिया। तो GCD तो वो होता है जैसे ये GCD 3 आया था, ठीक है, इसको दोनों के नीचे हमने लिख दिया, तो हमें यहाँ से आंसर 1 मिल जाएगा, यहाँ से आंसर 2 मिल जाएगा। तो GCD 6 को भी डिवाइड करता है, GCD 3 को भी डिवाइड कर देता है। अगर आप इसका GCD 0 लिख देते हैं, 0 0 को दोनों को 0 को नहीं डिवाइड करता, तो इसका ये याद रखना आपने, GCD हमेशा अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, इतनी देर मैं से रेस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, इफ़ बोथ इंटीजर चाहिए तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ 10x माइनस, अच्छा इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा? अगर इसको वैसे ही जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन सॉल्व करवाई थी वैसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो फिर टाइम लग जाएगा आपके पास। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि ये 1 है और ये -4 है, इसमें पुट करके देख लें, जो 42 के इक्वल आ जाएगा आंसर। अब सपोज मैं -1 पुट करता हूँ, 10 - 1 ज़ार -10 आ जाएगा, अगर ये वाला मैं पुट करके देखता हूँ। और 4 8 ज़ार 8 4 ज़ार -32 आ जाएगा। तो दिस विल नेवर गिव्स यू प्लस का 42। ठीक है, ये तो प्लस का 42 आंसर नहीं देगा आपको, गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ए ऑप्शन डाल के देखें, 10 1 ज़ार 10 हो जाएगा, माइनस का 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 4 पुट करने से माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 ज़ार 32, इट विल गिव्स यू द आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तो ये चारों ऑप्शन पुट करके देख लिया करें, बजाय उसके कि आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें, पूरा प्रोसीजर करें, उससे बेहतर होता है उसको आप पुट करके देख लें और आपके पास देखें क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर आ जाएं जी, इसकी तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉन्ग्रुएंस इज रिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ, कॉन्ग्रुएंस रिफाइंड स्टेटमेंट होती है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की, डिविजिबिलिटी की, सब्सट्रैक्शन की, एडिशन की। देखिए कॉन्ग्रुएंस जो है वो होती है डिविजिबिलिटी की रिफाइंड स्टेटमेंट। कैसे? देखें, जब ये एक 5 नंबर है, मैं इसका मॉड्यूलो 4 करने जा रहा हूँ, और एक ये 9 है, ठीक है, मॉड्यूलो 4 के हिसाब से। जब 5 और 9 को मॉड्यूलो 4 के हिसाब से आप लिखेंगे तो 5 का आंसर विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 4 जो होगा वो 1 आंसर आएगा, और 9 का भी विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको भी डिवाइड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 1। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 9 जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, 5 एंड 9। तो डिविजिबिलिटी इन्वॉल्व हो गई। तो ये बात याद रखनी है कि कॉन्ग्रुएंस जो है ये वो स्टेटमेंट है जो डिविजिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविजिबिलिटी की रिफाइंड स्टेटमेंट है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नंबर है, सेम नहीं है। 9 और 5 हम जानते हैं सेम नंबर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कौन से हैं? ये कॉन्ग्रुएंट नंबर है। अच्छा, द नंबर n, ये है नंबर जी n, ये 670,040,107 इज़ डिविजिबल बाय। अच्छा, अगर 10 से डिवाइड होता है तो तीनों का आखिरी डिजिट हम चेक करते हैं कि वो 0 होना चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड करने का तरीकाकार ये होता है कि सब का सम करके देख लें, अगर वो डिवाइड बाय 3 है तो वो नंबर डिवाइड बाय 3 होगा। 5 के लिए एंड पे 0 लास्ट डिजिट चेक किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। अच्छा, 10 से ये तीनों डिवाइड नहीं होते, ये वाला प्रॉब्लम कर जाता है, ये वाला एक। अच्छा, 8 भी ईवन नंबर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 भी इन तीनों को नहीं डिवाइड कर सकता, 11 भी नहीं तीनों को डिवाइड कर सकता। ठीक है, उसको बेशक चेक कर लें। तो 0 इज़ द नंबर विच कैन डिवाइड्स ऑल दीज 3 नंबर्स। तो ये नंबर जो होगा ये 0 से डिवाइड, 0 तो हर चीज़ को डिवाइड कर देता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, एन इंटीजर p इज़ द प्राइम इफ़ p -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 मॉड्यूलो p। ये स्टेटमेंट किसकी है? यहाँ पर ये मैं आपको लास्ट में दिखा भी रहा हूँ, साथ साथ ये विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, ये याद रखना। आइलर जनरलाइजेशन की भी मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइलर जनरलाइजेशन कौन सा थ्योरम है?
अच्छा, और विल्सन थ्योरम कौन सा है, ये थ्योरम भी आप देख लें। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता जाऊँ, गास थ्योरम जो है ये फिजिक्स का थ्योरम है, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो। और लेबनिज थ्योरम, एवरीवन नोज दैट लेबनिज थ्योरम, वो जो है वो u इंटू वी होल का अगर nth डेरिवेटिव लें आप, ठीक है, वो 2.5 एक्सरसाइज 3rd ईयर में आपने पढ़ी हुई है। तो u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस n इंटू यू का एक डेरिवेटिव कम हो जाता था और फिर v का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इस तरह वो चलती जाती थी स्टेप में। तो ये वो लेबनिज थ्योरम होता है, यहाँ पर ये नहीं होगा। एन अरिथमेटिक फंक्शन f इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। अच्छा, अरिथमेटिक फंक्शन जो होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन, ठीक है, इसको देख लें ये कम्प्लीटली। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन कब होता है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन उस वक्त होता है कि अगर m और n का GCD 1 हो जाए। यहाँ पर ये मिसिंग है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है लेकिन ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ये mn, तो f ऑफ m इंटू n अगर बराबर आ जाए f ऑफ m इंटू f ऑफ n के, तो ये मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन कहलाएगा। और अगर एम एन इज इक्वल टू 1 ना दिया हुआ हो, सपोज ये ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो फॉर ऑल एम एन, यानी कि ये किसके लिए, कोई भी एम और एन की इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन जो होगा ये कहलाएगा कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये आना चाहिए था कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, ये तो मल्टीप्लिकेटिव की किसी भी पॉइंट ऑफ, ये ऑप्शन ए है हमारे पास, ठीक है, ये ऑप्शन ए आ गई, एफ ऑफ एम एन कंप्लीट अरिथमेटिक, ठीक है, ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन है वैसे, क्योंकि एम एन पे कंडीशन नहीं दी हुई। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं हो सकती, सी ऑप्शन को देख लें, एफ ओवर एम एन, ये भी नहीं हो सकती, डी ऑप्शन देख लें, नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैसे इसका असल नाम बनता है इस वाले फंक्शन का कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक कौन सा होता है, जिसमें एम एन की ये कंडीशन दी हुई हो 1 के इक्वल है, एम और एन की कंडीशन दी हुई हो 1 के इक्वल है, लेकिन अगर ये कंडीशन ना दी हो तो फिर ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक तरीन यही है। सो दैट्स लेजेंडर सिंबल। लेजेंडर सिंबल क्या होता है, लेजेंडर सिंबल ये इसका मैं आपको ये टेबल मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये टेबल एक नज़र देख लें। लेजेंडर सिंबल जो होता है इसकी वैल्यू या तो 1 होती है या फिर -1 होती है या फिर 0 होती है लेजेंडर सिंबल की, और ये पी मॉड्यूलो लिखते हैं। ए की वैल्यू आप कुछ भी लिखें ऊपर, सपोज मैं ए की वैल्यू 5 लिखता हूँ, ठीक है, और इसका नीचे लिख देता हूँ मैं 2, तो इसका आंसर आएगा 5 का मॉड्यूलो बनाना है हमने 2 के हिसाब से, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 2 के मॉड्यूलो का, और फिर उसका रिमाइंडर आपके पास। तो ये +1 -1 या 0 इन तीनों में से कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। लेजेंडर सिंबल का मैंने टेबल दिया हुआ है, और ये 0 उस वक्त होती है जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, जब ए बराबर, यानी तभी होगा ना। देखें, अगर मैं 2 को मॉड्यूलो 2 के साथ में अगर इसको डिवाइड, ऊपर वाले नंबर का मॉड्यूलो 2 लेता हूँ तो वो 0 आ जाएगा हमारे पास नीचे वाले के हिसाब से। तो ये लेजेंडर सिंबल उस वक्त 0 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लेजेंडर सिंबल कब 0 होगा, ठीक है, तो ये इस केस में 0 होगा जब a = p के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 28 इज़ विच टाइप ऑफ नंबर। कंप्लीट नंबर तो होल नंबर होते हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ऑड नंबर ये है नहीं, तो या तो ये परफेक्ट नंबर है या फिर ये स्क्वायर फ्री नंबर है। स्क्वायर फ्री नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर फ्री नंबर वो होते हैं कि जिसके सपोज़ जिसकी फैक्टराइजेशन में कोई स्क्वायर ना आता हो, ठीक है, यानी कि हमारे पास जैसा कि आ जाता है 12 आ जाता है, तो 12 की अगर फैक्टराइजेशन करें 2 × 2 × 3 तो ये एक स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड 15 देख लें, 15 की अगर फैक्टराइजेशन कर लूँ तो 3 × 5 आ जाएगा, इसमें कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर फ्री नंबर है, ठीक है, 15 इज़ अ स्क्वायर फ्री नंबर। अच्छा, 28 की इसका मतलब हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 28 में आ जाता है 2 × 2 × 7, तो 28 एक स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 28 स्क्वायर फ्री नंबर भी नहीं है। इट मीन्स कि ये परफेक्ट नंबर है। अच्छा, परफेक्ट नंबर होता क्या है, परफेक्ट नंबर ये होता है कि भी आप 28 के लिखो ऐसा नंबर, सपोज़ ये 28 पहला नंबर परफेक्ट नंबर 6 होता है, दूसरा 8 होता है। मैं 6 की एग्जांपल आपको बताता हूँ। 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है,
2 डिवाइड करता है और कौन सा डिवाइड करता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, बाकी ये इटसेल्फ से। ज़रा इन 3 नंबर का सम करें जो इसको डिवाइड करते हैं, वो दोबारा से 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से 28 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाता है, यस 4 7 ज़ा 4 के बाद 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद 14 से डिवाइड होगा। अब इन सब का जब आप सम करेंगे ना तो यू विल गेट अगेन 28। तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n, इस n के डिवाइज़र कितने हैं उनको हम किस नोटेशन से लिखते हैं, फाई ऑफ n से, रो ऑफ n से, ये डी ऑफ n से, या सिग्मा ऑफ n। सिग्मा ऑफ n इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन टू राइट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हमेशा जो पॉजिटिव डिवाइज़र्स होते हैं ना किसी भी नंबर के, उनको हम सिग्मा ऑफ n से नोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी मर्सेनी नंबर्स। मर्सेनी नंबर्स विच इज़ आल्सो प्राइम इज़ कॉल्ड, ऐसा मर्सेनी नंबर जो प्राइम भी हो तो वो एक्चुअली मर्सेनी प्राइम नंबर कहलाता है। मर्सेनी नंबर होते कौन से, ये होते ही ये मर्सेनी नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो 2 की पावर n-1 से निकलते हैं, ठीक है। इन तमाम नंबर्स को हम मर्सेनी नंबर कहते हैं। और फर्मेट नंबर कौन से होते हैं, फर्मेट नंबर ये होते हैं 2 की पावर n+1 से जो नंबर आते हैं वो फर्मेट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इक्लिडियन प्राइम जो है वो और नॉर्मल जो प्राइम होते हैं वो सारे के सारे इक्लिडियन प्राइम कहलाते हैं। तो ये फर्मेट नंबर 2 की पावर n+1 होता है, ठीक है। अच्छा 2 की पावर n-1 अगर कर दें तो वो जो प्राइम नंबर आपके पास आंसर आएगा उसको मर्सेनी प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये फर्मेट नंबर होगा 2 की पावर n+1 से जो आपके पास आएगा। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाएं। इफ़ GCD ऑफ एनी 2 इंटीजर इज़ इक्वल टू 1, अगर GCD किसी 2 नंबर्स का 1 आ जाए तो पुराना क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये तो वही आ गया कि या तो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। यहाँ पर को प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने दूसरी ऑप्शन आपको बताई है, रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं भी कि नेक्स्ट मैं कौन सा लेक्चर अपलोड करूं, ठीक है। ये आपका नंबर थ्योरी का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ आप लोगों को, और व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता दें कि कौन से मैसेज करके बता दें कि किस टॉपिक पे आपको नई वीडियो रिक्वायर है, सो दैट्स वाई मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।